हेलो गाइस। हमने ये वेब 3.0 के बारे में सुना है, बट ये होता क्या है? इसके मतलब क्या यूज़ केसेस हैं, और इसकी हमें ऐसी क्या ज़रूरत है? ये हमारे लिए क्या कर सकता है, या इसके क्या चैलेंजेस हैं? तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये नई चीज़ है। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेब 3.0, यूज़ केसेस ऑफ वेब 3.0, challenges of वेब 3 और adaptation एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वेब 3.0। सो गाइस, ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको वेब 3.0 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इनसाइट्स अपने फ्रेंड्स में और लोगों में भी ये शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज उन लोगों तक भी पहुंच सके। सो लेट्स बिगिन। ग्रेट। सो गाइस, वेब 3.0 समझने से पहले हमें वेब 1.0 और वेब 2.0 समझना पड़ेगा। ये क्या होता है और क्यों इसकी हमें ज़रूरत पड़ी। तो जो वेब 1.0 है, उसको हम स्टैटिक वेब बोलते थे। ये अर्ली 1980s से अर्ली 2000s उस टाइम पे होता था। तो ये जो स्टैटिक इंटरनेट था, इस पे हम सिर्फ वेबसाइट्स ओपन कर सकते थे। कोई भी उस वेबसाइट पे नई इंफॉर्मेशन हमें ऐड करनी है या इंटरेक्ट करना है, वो सब नहीं होता था। तो जो भी इस पे हमें वेबसाइट हो गया, ब्लॉग्स हो गई, ये सब चीज़ें बस हमें दिखती थी विद लिमिटेड इंटरेक्शन, और यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत कम होता था। ये HTML वेबसाइट्स होती थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड डिस्प्लेड बेसिक टेक्स्ट, इमेजेस एंड हाइपरलिंक्स, जो बेसिक होता था बिल्कुल। और उस टाइम पे जो इंटरनेट होता था वो डायल अप इंटरनेट होता था, जो कि बहुत ही धीरे होता था, बैंडविड्थ भी उसकी बहुत ही कम, स्पीड भी बिल्कुल मतलब ख़त्म। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो हमें भी वही लगता था भाई। लेकिन उस टाइम पे हम लोग कोई मूवी डाउनलोड करना या ये सब हम सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। एक गाना ही डाउनलोड करने में पूरी पूरी रात लग जाती थी। रात को डाउनलोड लगा के छोड़ा, सुबह तक वो डाउनलोड हो जाता था। तो वेब 1.0 बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। फिर अब हम बात करते हैं वेब 2.0। सो इसको हम द सोशल वेब भी बोलते हैं, जो हम अभी भी यूज़ करते हैं। ये मिड 2000 से लेके अर्ली 2010s उस टाइम भी चल रहा था, और अभी भी चलता ही है, क्योंकि वेब 3 अभी अच्छे से इम्प्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जो वेब 2.0 है, it introduced dynamic websites that allowed more interactive and user generated content such as blogs, social media platforms and wikis. So अब ये जो वेबसाइट्स हैं, इस पे हम अपना डेटा भी डाल सकते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया हो गया, जो भी हम वेबसाइट्स पे जाते हैं वो सब होता है। अब यूज़र पार्टिसिपेशन, यूज़र्स बिकेम एक्टिव participants in content creation, sharing, and collaboration, contributing to the growth of social networking and user generated content platforms. So ये लोगों का, यूज़र्स का पार्टिसिपेशन भी इस चीज़ में होने लग गया बहुत। रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, RIAs बोलते थे। वेब 2 saw the emergence of RIAs, which used technologies like AJAX, which is asynchronous JavaScript and XML, to deliver more responsive and interactive web experiences. तो ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती थी, एजाक्स। और हमने इसमें फिर मोबाइल इंटरनेट भी हमने देखा, द राइज ऑफ स्मार्टफोन्स एंड द मोबाइल इंटरनेट एक्सेस
enabled users to access web content एनी टाइम एनीवेयर। कितनी हमारी लाइफ वेब वन से अगर हम कंपेयर करें तो वेब टू ने हमारी लाइफ को एक्सपोनेंशियली चेंज किया है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखें वेब टू के तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जितने भी हैं, तो ये सारे यूज़र जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। और जैसे यूट्यूब खुद हो गया, विकीपीडिया, तो ये सब हमें वेब टू में मिलता था। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनकी भी लिमिटेशंस होती थी। अब जैसे वेब टू है, उस पर लोगों का डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कभी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आपको देखना है या आपको किसी होटल में जाना है, आपने सर्च किया गूगल पे, तो आपको 5-10 मिनट बाद उसी की रिलेटेड एड्स आने लग जाएंगी, राइट। सो डैट मीन्स जो आपका डेटा है वो सब आप ही का खुद का डेटा कोई और यूज़ कर रहा है और वो बेनिफिट करता है। हालांकि कंपनीज़ होती हैं सारी, ये उसी हिसाब से अपनी एड मैनेजमेंट करती हैं, एडवर्टाइज उसी हिसाब से होता है। डैट मीन्स कि आप प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन इस वजह से यू आर द प्रोडक्ट, ये प्रॉब्लम होने लग गई थी, प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सारे काफ़ी चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करने के लिए अब जो नई टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले टाइम में, वो है वेब 3। तो वेब 3.0 इसको बोलते हैं द सेमेटिक वेब। तो इसकी स्टार्टिंग शुरुआत तो वैसे जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सब तो 2010 से शुरू होके अभी चल ही रही है, अभी ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो द सेमेंटिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? वेब 3.0 एम्स टू एनेबल मशीन्स टू अंडरस्टैंड and interpret the meaning of information on the internet through semantic technologies like metadata, ontologies and linked data। तो इस पर हम मशीन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं उस इंफॉर्मेशन को इन टेक्नोलॉजीज से लेके। द नेक्स्ट थिंग इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। तो वेब 3.0 emphasizes decentralization, leveraging technologies like blockchain to enable trustless transactions, decentralized applications, DApps, and decentralized finance, DeFi। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये क्योंकि मैंने बताया था प्राइवेसी का इशू है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन को कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए बनाई जा रही है। इसमें हम ब्लॉकचेन भी यूज़ करते हैं। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझना है तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप ऊपर आई बटन में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, लोगों के अपने, जैसे आप कुछ भी कहीं पे सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते हो तो आपका नाम, आइडेंटिटी, पूरा सब कुछ आता है, लेकिन इसमें आपका एक एवटार हो जाएगा, राइट। जैसे मैं मेटावर्स में बोलते हैं एवटार, ऐसे ही ये एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होगी। तो वो अगर हम प्राइवेसी की बात करें तो उस सेंस में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ऐसे टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ पर्सनलाइजेशन एंड AI। सो वेब 3 seeks to provide more personalized and intelligent web experience through machine learning, AI algorithms and personalized recommendation systems। सो ये सब भी नई नई टेक्नोलॉजीज इसमें यूज़ हो रही है। AI का कितना यूज़ होता है अब। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरऑपरेबिलिटी। सो वेब 3.0 प्रमोट्स इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड प्रोटोकॉल्स, enabling seamless communication and data exchange across the decentralized web। सो अब ये इंटर ऑपरेबिलिटी भी यूज़ होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे इसको ऑपरेट किया जाए, ये सब और फास्ट करने के लिए, डेटा एक्सचेंज और जल्दी हो डिसेंट्रलाइज्ड वेब पे सेफली, उस सब ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हो गई जो सारी ब्लॉकचेन पे बिल्ड होती है, एथेरियम हो गया, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई प्रोटोकॉल्स हो गए, NFTs हो गए, AI ड्रिवन पर्सनलाइज्ड वेब सर्विसेज हो गई। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। सो अब गाइस हम वेब 3.0
के बिल्डिंग ब्लॉक्स समझते हैं। तो द फर्स्ट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं बताया, ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन से ही बन रही है। ब्लॉकचेन सर्व्स एज अ फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी फॉर वेब 3.0, enabling transparent, tamper proof and decentralized storage, वेरिफिकेशन एंड ट्रांजैक्शंस। सो ये सब काफ़ी सेफ़ हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रही हैं वेब 1.0 2.0। सो वो प्रॉब्लम्स को सीख के ही कुछ नई चीज़ बनाई जाती हैं। द नेक्स्ट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। Smart contracts automate the execution of digital agreements and transactions on blockchain network, enabling trustless and self-executing transactions without intermediaries. अब जैसे एथेरियम 2.0 सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाते हैं। में कोडिंग कर देते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डी एप्स। DApps are decentralized software applications that run on blockchain networks, providing various services such as finance, gaming, social networking, and supply chain management. So ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ये तीनों, इन सब पे ये चीज़ बन रहा है। राइट, सो अब गाइस वेब 3.0 के यूज़ केसेस समझते हैं, क्या क्या यूज़ केसेस हैं। पहला तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई हो गया, उसमें बहुत सारे यूज़ केसेस हो जाते हैं उसके। इसमें परमिशन लेस बॉर्डरलेस फाइनेंशियल सर्विसेज हो जाती हैं, जैसे लेंडिंग होगी, बोरोइंग, ट्रेडिंग एंड एसेट मैनेजमेंट विदाउट रिलाइंग ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। तो ये भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसमें जैसे डेक्स हो गए, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं लाइक यूनिस्वैप हो गया, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक कंपाउंड एंड यील्ड फार्मिंग प्रोटोकॉल्स लाइक यर्न फाइनेंस, वाईएफआई। सो ये बहुत अच्छी कॉइन्स भी हैं। क्रिप्टो करेंसीज में भी आजकल नए वेब 3.0 वॉलेट्स बन गए हैं, जो कि और सिक्योर, उस पर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी पहले रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। सो नेक्स्ट यूज़ केस इज़ NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स। So NFTs represent unique digital assets such as digital glass, और जितनी भी आर्ट्स हो गई, कलेक्टिबल्स हो गए, वर्चुअल रियल एस्टेट हो गया। अब कोई भी आर्ट है उसकी हमें पता नहीं होता ना क्या उसकी वैल्यू हो सकती है, तो वो डिजिटलाइज करने का एक प्रोसेस हो गया NFTs में। इसके एग्जांपल डिजिटल जैसे क्रिप्टो आर्ट मार्केट प्लेसेस हो गए, रेरेबल NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, एक्जी इन्फिनिटी, और वर्चुअल रियल एस्टेट मार्केट प्लेसेस हो गई जैसे डिसेंट्रल लैंड हो गया। तो ये सारे वहाँ पे यूज़ केसेस में आ जाता है। द नेक्स्ट यूज़ केस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी, DID बोलते हैं। सो इट्स सॉल्यूशंस एम्पावर इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल and manage their digital identities securely, reducing reliance on centralized identity providers and enhancing privacies। तो आदमी इसमें खुद ही अपनी आइडेंटिटी का मालिक होगा, इसमें और लोग के पास अपनी उसकी आइडेंटिटी इतनी ईजीली नहीं जाएंगी। सो जैसे डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी प्रोटोकॉल्स लाइक सॉवरेन हो गया, यूपोर्ट हो गया, एंड माइक्रोसॉफ्ट डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी फाउंडेशन, DIF। सो ये सब उसके एग्जांपल्स हैं जिस पे काम कर रहे हैं। सो गाइस नेक्स्ट यूज़ केस आ जाता है अपना सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेट सप्लाई चेन प्रोसेसेस, रिड्यूस इनएफिशिएंसीज एंड मिटिगेट फ्रॉड एंड काउंटरफीट प्रोडक्ट्स। सो जितने भी सप्लाई चेन है उसमें बहुत यूज़फुल हो जाता है। जैसे IBM फूड ट्रस्ट हो गया फॉर फूड ट्रेसिबिलिटी, VeChain जो है कॉइन वो प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रोविनेंस हो गया फॉर सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन सब चीज़ों पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। द नेक्स्ट यूज़ केस इज़ कंटेंट मोनेटाइजेशन एंड माइक्रो पेमेंट्स। सो Web3 enables content creators to monetize their work directly from consumers through micro payments, bypassing intermediaries and advertising based revenue models। सो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं
वो भी अपने काम को मोनेटाइज कर सकते हैं बिना बीच में इंटरमीडिएटरीज के। सो उसके एग्जांपल्स हो गए जैसे ब्रेव ब्राउज़र हो गया, बेसिक अटेंशन टोकन हो गया BAT फॉर रिवॉर्डिंग कंटेंट क्रिएटर्स, कॉइल फॉर माइक्रो पेमेंट्स इन वेब मोनेटाइजेशन एंड मिरर फॉर पेड ब्लॉगिंग। सो ये भी उसके एग्जांपल्स हैं। द नेक्स्ट यूज़ केस इज़ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। सो DAOs जो डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they use blockchain based governance mechanisms to enable decentralized decision making and management of collective funds and resources. So the token holders participate in governance by voting on proposals and influencing project डायरेक्शन। सो गवर्नेंस में भी काम आता है, इसमें वोटिंग हो जाएगी, जो भी प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस भी वो चीज़ करती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे डाउ स्टैक फॉर बिल्डिंग डाउज, मोलॉन्च डाउ फॉर एथेरियम कम्युनिटी फंडिंग एंड मेकर डाउ फॉर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस ऑफ द डाई स्टेबल कॉइन। सो ये इस यूज़ केस के एग्जांपल्स हैं। अब गाइस हम समझते हैं वेब 3.0 के कुछ चैलेंजेस। अब जैसे एक चैलेंज हो गया स्केलेबिलिटी। सो वेब 3.0 फेसेस रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं वो हो गए स्केलेबिलिटी, थ्रूपुट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पर्टिकुलरली एज अडॉप्शन ग्रोज एंड नेटवर्क एक्टिविटी इंक्रीज। अब जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा ऐसी स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम हमें बिटकॉइन में भी देखने को मिली थी। तो बाकी कॉइन्स का जनरेशन हुआ, ऑल्ट कॉइन्स का, वो दूसरे कंसेंसस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्केलेबिलिटी है, ज़्यादा लोग अडॉप्शन होगा, मास अडॉप्शन, तो उसकी स्पीड पे, नेटवर्क पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट चैलेंज है यूज़र एक्सपीरियंस। सो इम्प्रूविंग द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ वेब3 एप्लीकेशंस एंड इंटरफेसेस इज़ एसेंशियल फॉर मेन स्ट्रीम अडॉप्शन एंड यूजेबिलिटी। सो नई टेक्नोलॉजी में वैसे ही लोग डरते हैं ज़्यादातर, उनको समझ नहीं आता है, तो ये यूज़र एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, ये भी एक चैलेंज है, इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी लैंडस्केप। अब Web3 operates in a complex regulatory environment requiring clarity and adaptability to navigate regulatory compliance and legal framework. So क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है तो हर कंट्री में भी ग्लोबल ये चीज़ काम आ सकती है, तो हर कंट्री के अपने फिर लॉज हैं, तो उस हिसाब से ये एस्पेक्ट भी बाधा बनता है इस चीज़ में। तो इसका भी धीरे धीरे सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। अब गाइस हम बात करते हैं अडॉप्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ वेब 3.0 की। सो अडॉप्शन ट्रेंड्स हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये राइज भी कर रहा है, अवेयरनेस भी इसकी काफ़ी तक फैलाई जा रही है, लोग एजुकेशन भी इसके बारे में ले रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है, और वैसे ही डिसेंट्रलाइज जो सॉल्यूशंस हैं उनकी वैसी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि वो सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, प्रिवेसी भी होती है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हमें इसकी इनोवेशन में कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस चीज़ में घुस रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट्स लेके, और इससे वैल्यू क्रिएशन भी मिलती है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर में, सप्लाई चेन, एंटरटेनमेंट, कितनी सारी उसमें हो रही है, और भी इंडस्ट्रीज़ में इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। और अगर हम फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी है जो अभी अपने बिगनिंग फेसेस में है, लेकिन ये ग्रो और मैच्योर करती रहेगी जैसे जैसे और ज़्यादा एडवांसमेंट होती रहेगी अपनी टेक्नोलॉजी में, तो वो चीज़ बढ़ती रहेगी, अपनी ट्रेजेक्ट्री वैसे ही है। तो जैसे जैसे मेन स्ट्रीम में और आएगा और इसकी अडॉप्शन बढ़ती जाएगी। सो द विजन ऑफ द डिसेंट्रलाइज्ड ओपन एंड इंक्लूसिव इंटरनेट will drive the development and adoption of Web 3.0, empowering individuals, communities and organizations worldwide. So ये भी आगे का विज़न है। वेब 3.0 काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो सब है, उसका हमें ध्यान लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। सो गाइज ये वेब 3.0 represents a transformative
shift towards the decentralized, user-centric internet, offering enhanced privacy, security and interoperability. सो ये टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप और भी देखोगे, नई नई चीज़ें आ गई हैं। क्रिप्टो से सीधा टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, ब्लॉकचेन, वो अब कहाँ कहाँ पे कितनी सारी अलग अलग फील्ड्स में ये चीज़ आ रही है। ग्रेट। सो गाइस, आज हमने इस वीडियो में वेब 3.0 समझा, कैसे ये वेब 1.0 और 2.0 से अलग है, एडवांस्ड है। उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी समझे, यूज़ केसेस भी समझने की कोशिश की, और कितने सारे चैलेंजेस भी हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी हैं, जैसे वेब 2.0 होता है तो उसमें हम कुछ भी सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करते हैं तो उस पर आइडेंटिटी आदमी की आ जाती है। तो ये प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके लिए मतलब उसकी प्राइवेसी यहाँ पे जा रही है, अफेक्ट हो रही है। लेकिन वेब 3.0 में अगर सबकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी तो कितने जो बैड एक्टर्स हैं वो हेटफुल स्पीच या कुछ भी उल्टी सीधी हरकत भी कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को लेके भी काफ़ी काम चल रहा है इस पे, कैसे उन चीज़ों से हम ओवरकम कर सकते हैं अगर ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम में अच्छे से यूज़ होने लग जाती है। ओके, सो वेल गाइस, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू स्टॉप दिस वीडियो। आई होप आपको वेब 3.0 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और ये इनसाइट्स आप और लोगों से भी शेयर कीजिए। इससे हमारी काफ़ी हेल्प होती है और बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। वेल गाइस, दैट्स all for me today. You have a lovely time. Cheers.